नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक अनसुना और अनकहा किस्सा लेकर। भारत के इतिहास में न जाने कितने ही वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ की खातिर नहीं बल्कि दूसरों की प्राण रक्षा, दूसरों के हक की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और मरते दम तक लड़ते रहे। ऐसे शूरवीरों को वीर और योद्धा कहना शायद हमारे इतिहासकारों को गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने महिमा मंडन उनका शुरू कर दिया जिन्होंने इस देश पर, इस देश के लोगों पर अत्याचार किया। उदाहरण के लिए आप देखें, पाकिस्तान पर सबसे पहला हमला करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब का आक्रांता था। आज की तारीख में उसे पहला पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है। जिनके पूर्वजों को उस इंसान ने मारा, उसने वहां के छोटे बड़े बूढ़ों सबको काट डाला, वही आज उस देश का आइडियल बना हुआ है, प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अब जब लुटेरों की कहानी पढ़ाई जाएंगी तो देश में लुटेरे पैदा होंगे या फिर ईमानदार इंसान, ये निर्णय आपको करना है। अब फिलहाल लौटते एक ऐसे योद्धा पर जिनके बलिदान की कहानियां बहुत थोड़ी कही गई हैं, और कही भी गई हैं तो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन इन वीर योद्धाओं ने लोकगीतों और फोक संगीत में अपनी जगह इतनी पक्की कर रखी थी कि इन इतिहास से नजरअंदाज नहीं किया जा सका। जिसने मेवाड़ के मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हुए वीर गति प्राप्त की। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास शूरवीर राजपूतों के किस्सों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे वीर सेनानी की जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त अवश्य हो गए थे, लेकिन इनकी वीरता के किस्से आज भी अमर हैं। हालांकि वामपंथी और बिकाऊ इतिहासकारों ने ही इनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन जो दिल में जगह बना लेते हैं उन्हें मिटाना आसान नहीं होता। ये वीर हैं चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गौरा और बादल। गौरा और बादल वो महान योद्धा हैं जिन्होंने अपने राजा रतन सिंह की जान और अपनी रानी पद्मिनी की इज्जत को बचाते हुए मुगलों से घमासान युद्ध किया, लेकिन इन्हें भी कभी इतिहास में सम्मान नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं गौरा और बादल की अनसुनी कहानी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक गौरा के कंधे पर शीश रहेगा तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। राणा के कुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। यह कविता कवि नरेंद्र मिश्र ने गौरा बादल की वीरता पर लिखी है। गौरा चित्तौड़ के सेनापति थे और बादल गौरा के भतीजे। ये दोनों बड़े ही शूरवीर, बहादुर और निडर थे और साथ ही साथ देशभक्त भी। बादल की वीरता के किस्से भी बड़े मशहूर हैं। कहा जाता है बादल बचपन से ही शूरवीर थे और महज 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था, जिस पर कहा जाता है बादल 12 बरस रो लड़ियो, लाखा सा सारी दुनिया पेखियो गो खांडा ब्या। दूसरे राणा रतन सिंह ने स्वयंवर में रानी पद्मिनी से विवाह किया। उस वक्त दूर दराज के राज्यों में ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। उनके गुण और सुंदरता की चर्चा हर कोई करता है। रावल सिंह के दरबार में एक संगीतज्ञ था जिसका नाम था राघव चेतन। एक दिन जब वह काला जादू कर रहा था तब राजा रतन सिंह ने उसे देख लिया। तब राजा रतन सिंह उस पर क्रोधित हुए और उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद राघव ने राजा रतन सिंह से अपना अपमान का बदला लेने की ठानी और वह दिल्ली पहुंच गया। वहां जाकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान शुरू कर दिया। अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी को पाने की इच्छा व्यक्त की और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की तैयारी की। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर किले की घेराबंदी की, लेकिन खिलजी की सेना किले का बाल भी बाका नहीं कर पाई। तब खिलजी ने राजा रतन सिंह को एक संधि प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह के साथ भोजन करने की इच्छा प्रकट की। इसके साथ खिलजी ने राजा रतन सिंह से रानी के दर्शन करने की बात कही। राजा रतन सिंह ने खिलजी का संधि प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उसकी शर्तें भी मान ली, लेकिन सेनापति गौरा को राजा रतन सिंह का यह फैसला मंजूर नहीं था। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गौरा से कहा कि हर समय युद्ध करने का समय नहीं होता, कभी कभी कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ता है। तब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के महल में आया, जिससे राजा रतन सिंह ने शीशे में रानी की तस्वीर दिखाई। जब खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने पूरे जीवन काल में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। जिसके बाद खिलजी ने राजा रतन सिंह को महल के बाहर आने पर उन्हें बंदी बना लिया।
जहां खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। खिलजी ने चित्तौड़ यह संदेश भिजवाया कि यदि रानी पद्मावती दिल्ली नहीं आती है तो राजा रतन सिंह का सर कलम कर दिया जाएगा। चित्तौड़ पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे। राजा रतन सिंह को बंदी बनाया जा चुका था। राजा रतन सिंह गोरा बादल को महल से पहले ही निकाल चुके थे। रानी पद्मिनी का सम्मान दांव पर लगा था। रानी पद्मिनी ने अपने विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ गोरा बादल की तलाश शुरू कर दी। रानी ने गोरा बादल को खोजा और उनसे कहा, समय नहीं है वीर अभी क्रोध करने का, धरा की आन मिट गई फिर नहीं घाव भरने का। चली गई पद्मिनी तो बाद में पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगाओगे। राणा ने जो कहा माफ करो सेनापति जी, इस पर गोरा ने रानी से कहा, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं, आप निश्चिंत रहें, राणा वापस आएंगे, महाप्रलय और घोर प्रचंड भी रोक न पाएंगे। गोरा राणा जी को मुक्त कराने की योजना बनाना शुरू करते हैं और चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं। गोरा ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी आने के लिए तैयार है। संदेश मिलते ही खिलजी बहुत खुश हो गया। सारी शर्तें मान ली गई। गोरा ने 700 डोलियां बनवाई, जिसमें 700 सैनिक बैठे थे और हर डोली को 4-4 सैनिक उठा रहे थे। एक एक करके बैठ गए, सज गई डोलियां, पल भर में मर मिटने की होड़ लग गई। अब अपने वीर सैनिकों से सुसज्जित डोलियों के साथ गोरा बादल खिलजी के राज्य में प्रवेश करते हैं। गोरा ने संदेश भिजवाया कि रानी एक बार राजा से मिलना चाहती है। खिलजी ने इस शर्त को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि खिलजी को लगता था कि डोलियों में रानी की दासियां हैं और डोली उठाने वाले उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। रानी के भेष में बैठे लोहार को राजा रतन सिंह के पास भेजा गया। राजा रतन सिंह से मिलते ही लोहार ने राजा की बेड़ियां काट दी और राजा को मुक्त कर दिया। पहले से तैयार चित्तौड़ की सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गई और अब खिलजी को इस बात की खबर लगी। तब खिलजी ने अपनी सेना भेजकर राजा को रोकने की कोशिश की। तब गोरा और बादल ने डोलियों में बैठे सिपाहियों के साथ खिलजी की सेना पर धावा बोल दिया। मेवाड़ी शेर बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव की गर्जना और नभ भेदी जयकारा। निकले डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। गोरा ने खिलजी की सेना से डटकर सामना किया। मुट्ठी भर राजपूत सैनिक खिलजी की सेना पर भारी पड़ने लगे। गोरा की वीरता के आगे दुश्मन टिक नहीं रहे थे। खिलजी ने छल करते हुए गोरा पर पीछे से वार किया और गोरा का सर धड़ से अलग कर दिया। धोखे से सर कटने के बाद भी गोरा का धड़ दुश्मनों से लड़ता रहा। वाह वाह रे मेवाड़ी। गोरा का धड़ भी दौड़ा, फिर जफर पर वार किया जैसा सिर पर गिरा हथौड़ा और एक बार में ही मुगल सेनापति चीर दिया। चाचा गोरा के धड़ को लड़ता देख बादल दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। दोस्तों, इस युद्ध में गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गए थे और राजा रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए थे। गोरा बादल की युद्ध नीति खिलजी पर भारी पड़ गई थी। गोरा बादल ने अपना वचन निभाया, राणा की जान बचाई और रानी का मान भी। दोस्तों, ये थी गोरा बादल की कहानी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अपने राजा को बचाने के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ने का उदाहरण इतिहास में कहीं और है तो बताइए। मुझे एक भी हमलावर खानदान में एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां पर उनकी सेना छोटी रही हो और उन्होंने सामने वाले को सीधे सीधे युद्ध में जीत लिया हो। या तो इनकी सेना इतनी विशाल रही थी या फिर इन्होंने आम जन को काटना पीटना शुरू कर दिया। जहां जहां गए तबाही मचाते गए। आम लोगों को, बूढ़ों को, बच्चियों को मारने लगे और उसके बाद सामने वाला राजा इनके सामने घुटने टेक दिया करता था अपनी जनता को बचाने के लिए। लेकिन यहां देखिए, इतिहास में ऐसे योद्धाओं को यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर औरंगजेब और खिलजी तो मशहूर होंगे ही। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।